हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एजुकेशन शशि सिडाना पर। साथियों, जैसा कि आपको पता है रीट का एग्ज़ाम अब बहुत जल्द होने वाला है। उसी को लेकर हमारी टेस्ट सीरीज़ जो है, जिसमें साइंस एंड मैथ की 2 टेस्ट सीरीज़ हमारी चल रही हैं, जिसमें आज टेस्ट 5 जो कि मैथ से लिया गया था। टॉपिक था आपका सांख्यिकी से आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, बारंबारता, बंटन सारणी और मिलान चिन्ह। तो ये आपका टेस्ट लिया गया था आज 19 तारीख को शाम 6 से 7 बजे के बीच, जिसकी आंसर की आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल करवा दी गई है। जो साथी अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं या जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की है, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9928782905 पर अपना नाम व पता लिखकर हमें मैसेज कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें हमारे रीट से रिलेटेड, पटवार से रिलेटेड या अन्य कम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड रेगुलर वीडियोस जो हैं वो भेजे जा रहे हैं। और टेस्ट सीरीज़ हाल फिलहाल रीट की चल रही है और आने वाले समय में, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, बहुत जल्द हम लोग हिंदी और साइको की टेस्ट सीरीज और एसएसटी की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो साथियों, आपका पहला क्वेश्चन जो आज के टेस्ट में था, जिसको हम अब एक्सप्लेन करने जा रहे हैं पूरे टेस्ट को। पहला क्वेश्चन था आपका, डाटा शब्द की उत्पत्ति हुई है। तो डाटा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के डेटम से हुई है। तो पहले में आपका आंसर आएगा डी। दूसरा क्वेश्चन था आपके पास, एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्न हैं। तो एक कक्षा के 10 विद्यार्थियों के किलोग्राम में भार के आंकड़े निम्न हैं। उक्त आंकड़ों का परिसर यानी रेंज, आंकड़ों की रेंज पूछी गई है। और परिसर क्या होता है? अधिकतम आंकड़ा माइनस न्यूनतम आंकड़ा। तो इसमें आप लोग अधिकतम आंकड़ा देख लें। अधिकतम आंकड़ा आपका है 70 और इसी में आप न्यूनतम आंकड़ा देखें तो आपका न्यूनतम आंकड़ा बनेगा 33। तो आप अधिकतम आंकड़े में से जब न्यूनतम आंकड़ा घटा देंगे, 70 माइनस 33 कर देंगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 37, जो कि आपके आंकड़ों की परिसर होगी। तो सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर आएगा सी। अब चले थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास था, वन महोत्सव के दौरान 100 विद्यालयों में प्रत्येक में 100 पौधे लगाए गए। 100 विद्यालयों में से प्रत्येक में 100 पौधे लगाए गए और 1 महीने बाद विद्यालयवार जो पौधे बच गए उसकी संख्या आपको बताई हुई है। 1 महीने बाद जो विद्यालयवार पौधे बचे उनकी संख्या 100 के 100 विद्यालयों में आपको संख्या बताई गई है, जिसमें से पहले विद्यालय में 95 पौधे बच गए, दूसरे में 67, तीसरे में 28, चौथे में 32, पाँचवें में 65, छठे में 65। इस प्रकार से जो पौधे बचे उनकी संख्या दी गई। और इसमें आपको कंडीशन दी गई। कंडीशन क्या थी? यदि प्रथम वर्ग की निम्न सीमा 20 और अधिकतम सीमा 29 रखते हुए, तो कंडीशन थी आपके पास क्या? प्रथम वर्ग की निम्नतम सीमा 20 और अधिकतम सीमा 29 रखते हुए बारंबारता सारणी तैयार की जाए। तो उक्त आंकड़ों के आधार पर प्रश्न 3 से 6 के उत्तर दीजिए। तो पहले तो कंडीशन देख लें। प्रथम वर्ग की निम्न सीमा 20 और अधिकतम सीमा 29 रखते हुए बारंबारता सारणी तैयार करनी है आपने। तो अब वर्ग और बारंबारता, वर्ग और बारंबारता सारणी बनानी है, जिसमें आपको कंडीशन दी गई कि पहले वर्ग की जो निम्न सीमा है वो आपने रखनी है 20, अधिकतम सीमा रखनी है 29। तो पहले वर्ग की निम्न सीमा 20, अधिकतम सीमा 29। इसी प्रकार आप देख लें, जो अधिकतम आंकड़ा है वो आपका आएगा इस टेबल के अंदर 98। अधिकतम आंकड़ा जो है, टेबल का मैक्सिमम आंकड़ा जो है वो आपको मिलेगा 98। इस टेबल के अंदर कहीं ना कहीं 98 आंकड़ा आपको मिलेगा, ये रहा। तो 98 जब तक नहीं आ जाता तब तक ये वर्ग हमने ऐसे बनाने हैं। तो 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, 70 से 79, 80 से 89, 90 से 99। तो ये 98 वाला आंकड़ा इसमें कवर हो गया है। बारंबारता यानी 20 से 29 पौधे जितने विद्यालयों में बचे उन विद्यालयों की संख्या जो है वो बारंबारता है। जैसे अब देखिए, 20 से 29 तक के पौधे,
20 से 29 तक पौधे जिन विद्यालयों में बचे, जैसे इसमें 28 बचे तो ये इसी कैटेगरी में आने वाला है। उसके बाद चलें अपने, तो इसमें 23 बचे तो ये इसी कैटेगरी में आने वाला है। उसके बाद चलें तो इसमें 27 बचे तो ये इसी कैटेगरी में आने वाला है। यानी 20 से 29 तक की जो बारंबारता है वो है 3। 20 से 29 तक की बारंबारता 3। ऐसे ही 30 से 39 तक अगर हम देखें तो एक काउंट कर लें इसको, 2 3 4, 30 से 39 तक देख रहे हैं 4। बस ये इसके बताने के बाद मैं सीधा आंकड़ा बता दूंगा आपको क्या क्या आपका आंसर आने वाला है। 5 6 7 8 9 10 11 और कहीं देख लें मिस नहीं हो गया हो। 11 के बाद 30 से 39 तक के गिनने हैं आपने। 30 से 39 तक के 11 और 30 से 39 तक के आंकड़े। 12 13 14, तो 14 बारंबारता आ जाएगी इस वर्ग की। क्लियर। ऐसे अगले वर्ग में चलेंगे तो इसकी बारंबारता आएगी 12, इसकी बारंबारता आएगी 8, इसकी बारंबारता आएगी 18, इसकी बारंबारता देखेंगे तो आएगी 10, इसकी बारंबारता देखेंगे तो आएगी 23 और इस वर्ग की बारंबारता अगर आप देखेंगे तो आएगी 12। टोटल आप इसको करेंगे तो ये 100 विद्यालय आपके पूरे हो जाएंगे। इनका टोटल लगाएंगे तो 100 विद्यालय हो जाएंगे। तो ये आपके पास एक टेबल तैयार होगी बारंबारता, जो कि बारंबारता सारणी जो कि उसने कंडीशन दी हुई थी। अब देखिए आप क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन, इसमें जो तीसरा क्वेश्चन उठाया गया था, सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, तो आप यहाँ देख सकते हैं सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग, तो बारंबारता वाला ये 23, तो सर्वाधिक बारंबारता है 80 से 89 वर्ग की। 80 से 89, तो इस प्रकार तीसरे का आंसर आपके पास आ जाएगा सी। अब चले चौथे में, निम्न में से कौन से वर्ग की बारंबारता का मान 8 प्राप्त होगा। तो कौन से वर्ग की बारंबारता का मान 8 प्राप्त होगा, तो 50 से 59 वाले की। 50 से 59 वाले की। उसके बाद चलें वर्ग 90 से 99 हेतु सही मिलान चिन्ह। 90 से 99 हेतु तो 12 है इसकी बारंबारता, 12 है, तो 1 2 3 4 और एक क्रॉस हो गया 5 6 7 8 9, एक क्रॉस हो गया 10 11 12। तो ये आपके पास सही मिलान चिन्ह आ जाएगा सी। कितने विद्यालयों में 50% से अधिक पौधे बच गए हैं। तो आप जब विद्यालयों की संख्या 50% से अधिक, तो इतने विद्यालयों में 50% से अधिक पौधे बच गए हैं, क्योंकि यहाँ पौधे 50 से 59 बचे हैं, यहाँ 60 से 69 बचे हैं, यहाँ 70 से 79 बचे हैं, 80 से 89 बचे हैं, या 90 से 99 बचे हैं। 100 पौधे लगाए थे तो 50% से अधिक पौधे बचे कितने विद्यालयों में। 18 8 26, 26 और 10, 26 और 10 36, 36 और 23, 36 और 23 59, 59 और 12 71। तो 71 विद्यालयों में 50% से अधिक पौधे बच गए हैं। तो छठे का आ जाएगा सी आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। निम्न तालिका में किसी राज्य के विभिन्न वर्षों की फसल की उपज टनों में दर्शाई गई है। तो आपको एक क्वेश्चन दिया गया जिसमें जो फसल की उपज थी वो टनों में दर्शाई गई। तो ये वो टेबल थी आपके सामने जिसमें वर्ष बताया गया 89 से 90, 90 से 91, 91 से 92, 92 से 93, 93, 94, 94, 95, 95, 96। गेहूँ यह टन में है, चीनी टन में है, कपास टन में है, चावल टन में है, मक्का टन में है, बाजरा टन में और दालें टन में। ये टनों में आंकड़ा दिया गया। उक्त तालिका के आधार पर हमें 7 से 11 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। 7 से 11 प्रश्नों के, तो आंकड़ा आपके सामने है। अब आप देखें पहला क्वेश्चन क्या था। 1992-93 में निम्न में से किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। 1992-93 में किस फसल की उपज पिछले वर्ष की अपेक्षा सर्वाधिक रही। तो चीनी देखें अगर हम पिछले वर्ष की अपेक्षा 1992-93, तो 1992-93 का आंकड़ा आपको दिख रहा है आपके सामने। ये 1992-93 का आंकड़ा है। पिछला वर्ष ये हो गया 1991-92 वाला। क्लियर। 1992-93 वाला पिछला वर्ष।
1992-93 में ये हो गया। चीनी इसमें थी 990 टन, पहला ऑप्शन चीनी है, चीनी थी 990 टन। पिछले वर्ष में कितनी थी? 904। हमने क्या देखना है? सर्वाधिक उपज, तो कितनी बढ़ गई इसमें? पहले 904 थी, 900 अब 990 हो गई, इसका मतलब 86 बढ़ गई। 86 बढ़ गई तो अब कैसे हमें पता कैसे लगे कि सर्वाधिक कैसे रही? तो हम परसेंटेज निकाल लेंगे इसका। 86/990, जिसका परसेंटेज ज़्यादा होगा मतलब वो सबसे ज़्यादा बढ़ी। 86/990 × 100 पिछले वर्ष की अपेक्षा कहा है ना, पिछले वर्ष की अपेक्षा, तो 904 के अकॉर्डिंग निकालेंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा 904 के अकॉर्डिंग मिलेगा पिछले वर्ष की अपेक्षा। तो 86/904 × 100, इसको आप सोल्व करेंगे तो आ जाएगा आपका 9.5%, यानी पिछले वर्ष की अपेक्षा ये 9.5% इसने ग्रोथ की। उसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन था कपास, तो कपास ये हो गया 1114 टन, पिछले साल थी 780 टन, तो इसने वृद्धि की 334 टन की, 334 टन की परसेंटेज निकाल लें। 334 बटे पिछले साल की अपेक्षा निकालना बटे 780 × 100, 334 बटे 780 × 100, तो ये आपके पास आ जाएगा 42.8%, 42.8%। तीसरा ऑप्शन था चावल, तो चावल अब 42 टन है, पिछले साल 64 टन था, तो इसमें तो वृद्धि हुई नहीं, कमी हुई है, तो ये तो ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। और चौथा ऑप्शन था बाजरा, तो बाजरा ये हो गया आपके पास 92-93 314 टन है, पिछले साल 670 टन था, तो इसमें भी कमी हुई है, तो ये ऑप्शन आपका वैसे ही गलत हो गया। तो यहाँ चीनी में 9.5% की वृद्धि हुई है और कपास में 42.8% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब सर्वाधिक वृद्धि जो रही है वो कपास में रही है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आएगा, 7वें में बी। उसके बाद चले 1988-89 से 95-96 तक दालों की औसत उपज कितनी थी? औसत उपज निकालनी है आपने। अब औसत उपज कैसे निकालेंगे? अब देखो आप, दालों की औसत उपज 1989-90 से 95-96 तक साल कितने हो गए? पहले तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 साल हो गए। दालें हैं कितनी? 214 यहाँ, 224 टन यहाँ, 226 टन यहाँ, 250 टन यहाँ, 318 टन यहाँ, 405 टन यहाँ और 450 टन यहाँ। तो इनका योग कर लें तो इनका योग बनेगा आपके पास 2087। 2087 कितने साल हैं? 7 साल हैं, तो औसत निकालेंगे 2087/7, 2087/7। इसको सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 298.1, 298.1। तो इस प्रकार आपका आंसर बनेगा सी। तो दालों का टोटल आया 2087, साल कितने हैं? 7। तो अब आप भाग दे के देखेंगे इसमें तो 298.1 आपका आंसर आएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन होगा 298.1। पिछले वर्ष के सापेक्ष, अगला क्वेश्चन था, पिछले वर्ष के सापेक्ष 1995-96 में वह कौन सी फसल है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है? जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है, तो अब बस पहला ऑप्शन है चीनी। चीनी तो 1995-96 में, तो 1995-96 हो गया ये, 1995-96 ये चीनी अब की बार 1995-96 में 815 टन, पहले कितनी थी? 830 टन, तो कितनी कम हुई? 15। परसेंटेज निकालें, पिछले साल के अपेक्ष कहता है, पिछले वर्ष के सापेक्ष, पिछले वर्ष के सापेक्ष निकालना है। तो कमी हुई कितनी? अब की बार है कितनी? 815। 95-96 में 815, पिछले थी 830, कमी आई कितने की? 15 की, 15 की कमी आई। और परसेंटेज निकालना है आपने पिछले वर्ष के सापेक्ष, पिछले वर्ष के सापेक्ष कितनी थी कि 830 × 100, तो 15/830 × 100 करेंगे आप लोग तो आपका आ जाएगा 1.8%, 1.8%। तो चीनी में कमी आई कितनी? 1.8%, 1.8%, 1.8%। उसके बाद हम देखें, हमारे को दूसरा ऑप्शन दिखा मक्का। मक्का जो है वो अब की बार है 220 टन, पिछले साल था 164 टन, पिछले साल था 164 टन, तो ये तो वृद्धि हुई है, जबकि हमारे क्वेश्चन में कमी पूछी गई है, तो मक्का वाला ऑप्शन तो वैसे ही कट हो गया। क्लियर। फिर तीसरा ऑप्शन हमारे पास चावल था, तो चावल में अगर हम देखें तो अब की बार है 78 टन, पिछले साल था 114 टन, अब की बार 78 टन, पिछले साल था 114 टन, तो कितनी कमी आई? 36 टन की कमी आई। अब परसेंटेज निकालेंगे तो 36/114 × 100, 36/114 × 100,
ये आप करेंगे तो आपका लगभग 31.5% आ जाएगा, 31.5%। तो यहाँ कमी आई चावल में कितने की, 31.5% की, 31.5% की। फिर अगला ऑप्शन बाजरा। अब बाजरा देखिए अगर हम, तो बाजरा ये रहा, पिछले साल था 304 टन, 1995 में होगा 264 टन, तो कमी आई 40 टन की। परसेंटेज अगर निकालें हम तो 40/304 इंटू 100, 40/304 इंटू 100, ये आ जाएगा बस 13.1%, 13.1%। तो बाजरा आ गया कितना, 13.1%। अब आपका क्वेश्चन देखें, वह फसल कौन सी है जिसके उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है, तो वह फसल है चीनी। चीनी के उत्पादन में सबसे कम कमी हुई है, मात्र 1.8% की। उसके बाद चले हम 10वें क्वेश्चन पे। हमारा जो 10वां क्वेश्चन था, तो 10th क्वेश्चन हमारा था 1992-93 के सापेक्ष 94-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था। क्वेश्चन था हमारा 1992-93 के सापेक्ष, 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं आप, 1992-93 के सापेक्ष वर्ष 1994-95 में चावल का उत्पादन लगभग कितने गुना था। तो 1992-93 के सापेक्ष 94-95 में चावल का उत्पादन, तो मान लो 94-95 में जो चावल का उत्पादन था वो 1992-93 के सापेक्ष x गुना था। तो पहले तो 1992-93 में देख लें चावल का उत्पादन, 1992-93 में कितना है, 42 टन। 1994-95 में देख ले कितना हो गया, 1994-95 में हो गया 114 टन, 114 टन। तो मानना 1994-95 में जो चावल का उत्पादन था 1992-93 में चावल के उत्पादन का x गुना था, x गुना था। तो x बराबर क्या करेंगे, 114, x बराबर 114/42। और जब आप 114/42 सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2.7, 2.7। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन बनेगा डी। किस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी आनी आरंभ हुई, किस वर्ष गेहूं के उत्पादन में कमी आनी आरंभ हुई। तो आप देख सकते हैं गेहूं का जो उत्पादन है किस वर्ष कमी आनी आरंभ हुई, गेहूं ये रहा, ये वृद्धि हुई, ये भी वृद्धि हुई, ये कमी आ गई। तो 92-93 से वर्ष 92-93 से गेहूं के उत्पादन में कमी आनी आरंभ हुई, 92-93 से। उसके बाद ये कम ही होता है, देखो ये कम हो गया, ये कम हो गया, फिर जाके बढ़ा वापिस। तो पहले का 6124 टन था, फिर 7004 टन वृद्धि हुई है, फिर वृद्धि हुई है, फिर कमी हुई है, 7216 टन से 7060 टन हो गया। तो 1992-93 से गेहूं के उत्पादन में कमी आनी आरंभ हुई है, 1992-93 से। तो आपके 11वें का आंसर आएगा ए। उसके बाद अगला क्वेश्चन था आपको, निम्नांकित तालिका का अध्ययन ध्यानपूर्वक अध्ययन कर 12 से 15 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब आपके पास आय स्रोत बताया हुआ है, वेतन, राम का बोनस, राम का अतिरिक्त कार्य भत्ता, शेष दे, विविध मद करके योग जो बनता है, यानी राम की जो कुल आय बनती है वो 27,000 बनती है। क्लियर। ऐसे ही शाम का बताया हुआ है, वेतन इतना, बोनस इतना, अतिरिक्त कार्य भत्ता इतना। ऐसे ही मोहन का बताया हुआ है। तो ये सारे आपको आंकड़े दिए हुए हैं। अब क्वेश्चन कहता है, पहला क्वेश्चन देखो 12वां क्वेश्चन, अब मैं डायरेक्ट सोल्व करता जाऊंगा। किस कर्मचारी का शेष दे, किस कर्मचारी का शेष दे तथा वेतन का अनुपात सबसे कम है। किस कर्मचारी का शेष दे तथा वेतन का अनुपात, शेष दे रहा ये रहा 6000, वेतन ये रहा 12000। तो आप अनुपात निकालेंगे, 6000 अनुपात 12000 राम का, 6000 अनुपात 12000 राम का, तो हो गया 6000 अनुपात 12000। तो ये बनेगा 1:2, 1:2 अनुपात पूछा है उसने। उसके बाद आप निकालेंगे राम के बाद शाम का। तो शाम का जो वेतन है वो 6000 है और जो शेष दे है वो 5400 है। तो शेष दे और वेतन का अनुपात पूछा गया। शेष दे तो है कितना 5400, वेतन कितना है 6000। तो 5400/6000 अगर आप करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9:10, 9:10। उसके बाद आप चलेंगे मोहन। तो मोहन का शेष दे कितना है, मोहन का शेष दे 12000, शेष दे 12000 और वेतन इसका है 21000। वेतन आप देखेंगे तो 21000 है। तो 12000 अनुपात 21000, 12000 अनुपात
21,000, तो ये बनेगा आपको 4:7, 4:7। उसके बाद आप चले हरी पे, तो हरी का जो शेष देय है वो है 4200, शेष देय 4200, और वेतन देखें तो 9,000। 4200 अनुपात 9,000, तो यह आ जाएगा 42:90। 42 को 90 से अगर आप काटें तो ये बनेगा आपके पास, 3 के टेबल से कट जाएगा, 14 3 42 और 30 3 90, 14:30, 14:30। तो अब आप इसको सोल्व कर ले, ये 1/2 है, तो 1:2 का मतलब 1/2 हो गया, तो ये 0.5 आया। ये 9/10 हो गया, तो ये 0.9 आया। ये 4/7 हो गया, तो ये आपके पास ऑलमोस्ट आ जाएगा 0.57 के आसपास। ये होगा 14/30, इसको सोल्व करेंगे 14/30 को, तो ये आ जाएगा 0.46, 0.46। अब आप देख सकते हैं कौन सा जो अनुपात सबसे कम है, 0.46 वाला, तो इस प्रकार इसका आंसर बनेगा डी, हरी। हरी का जो शेष देय है और वेतन का जो अनुपात है वो सबसे कम है। उसके बाद चले हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन था 13वां क्वेश्चन, वो हमारा क्वेश्चन था, किस कर्मचारी के वेतन की प्रतिशतता कुल आय के सापेक्ष अधिकतम है? किस कर्मचारी के वेतन की प्रतिशतता कुल आय के सापेक्ष अधिकतम है? तो वेतन की प्रतिशतता निकालनी है कुल आय के सापेक्ष। ऑप्शन राम, श्याम, मोहन, हरि। तो वेतन देख लें 12,000, कुल आय देख लें 27,000। तो वेतन की प्रतिशतता देखनी है कुल आय के सापेक्ष, तो 12,000 बट्टे 27,000 इंटू 100। तो वेतन की प्रतिशतता देखनी है कुल आय के सापेक्ष, तो 12,000 बट्टे 27,000 इंटू 100। उसके बाद दूसरा आपको दिया है शाम, तो शाम का वेतन कितना है 6,000, कुल आय कितनी है 15,000, 6,000 बट्टे 15,000 इंटू 100। उसके बाद मोहन, तो मोहन का वेतन कितना है 21,000, कुल आय कितनी है 45,000, 21,000 बट्टे 45,000 इंटू 100। अगला ऑप्शन हरी, तो इसका वेतन कितना है 9,000, कुल आय कितनी है 21,000 इंटू 100। तो ये सारे परसेंटेज आप सोल्व कर लें, तो आप देखेंगे 12,000 बट्टे 27,000 इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 44.4%, 44.4%। फिर आप जब इसको 6,000 बट्टे 15,000 इंटू 100 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 40%, 40%। फिर जब आप 21,000 बट्टे 45,000 इंटू 100 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 46.6%, 46.6%। उसके बाद जब आप 9,000 बट्टे 21,000 इंटू 100 को सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 42.8%, 42.8%। तो अब आपके पास वेतन की प्रतिशतता आ गई कुल आय के सापेक्ष, अधिकतम पूछी गई है। तो अधिकतम आप देख सकते हैं 46.6 किसकी, मोहन की, 46.6 मोहन की वेतन की जो प्रतिशतता है वो कुल आय के सापेक्ष अधिकतम है। कितने कर्मचारियों का वेतन उनके बोनस के 4 गुने से भी कम है? कितने कर्मचारियों का वेतन उनके बोनस के 4 गुने से भी कम है? अब आप देखें बोनस, देखें बोनस का 4 गुना कर लें, 24 चौके 9600, तो इसका तो ज़्यादा है 9600 से, क्योंकि क्वेश्चन था बोनस के 4 गुने से कम है। 12 चौके 4800, इसका तो ज़्यादा है 4800 से। 45 चौके करेंगे, 4500 इंटू 4 करेंगे तो 18,000 बनेगा, इसका तो 21,000 है, इसका वेतन भी ज़्यादा है। 24 चौके 96 बनेगा 9600, तो इसका कम हो गया, तो इसका 9,000 है। बोनस का 4 गुना 9600 है, तो इसका वेतन जो है बोनस के 4 गुने से कम है। 3 चौके 12,000, इसका 12,000 है, तो ये तो बराबर है। तो यानी एक ही कर्मचारी ऐसा है जिसका वेतन बोनस के 4 गुने से कम है। तो एक कर्मचारी ऐसा है जिसका वेतन बोनस के 4 गुने से कम है। गोपाल का शेष देय अतिरिक्त कार्य भत्ते का कितने प्रतिशत है? गोपाल का शेष देय अतिरिक्त कार्य भत्ते का कितने प्रतिशत है? तो क्वेश्चन था आपके पास कि गोपाल का जो शेष देय है, शेष देय कितना है 7500, 7500। अतिरिक्त कार्य भत्ते का कितना प्रतिशत है? अतिरिक्त कार्य भत्ता कितना है 6,000। तो माना गोपाल का शेष देय अतिरिक्त कार्य भत्ते का x प्रतिशत है, अतिरिक्त कार्य भत्ते का x प्रतिशत है। तो अब निकाल लें इसको, 6,000 इंटू x बट्टे 100,
100 इधर चला जाएगा गुना में, तो 7500 इंटू 100/6000। अब आप 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 750 को 6 से भाग देंगे तो 125%। यानी गोपाल का जो शेष देय है वो उसके अतिरिक्त कार्य भत्ते का 125% है। गोपाल का शेष देय अतिरिक्त कार्य भत्ते के 125% है, तो 125% इसका आंसर आएगा आपके पास डी। तो साथियों ये थे आपके क्वेश्चन जिसमें 125% आपका लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो यदि साथियों यदि आपको हमारा वीडियो समझ आया है, अच्छा लगा है, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।